हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल मॉनसून मिशन रिपोर्ट के बारे में। एक स्टडी कैरी आउट की गई है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। यहाँ पर इवेलुएट किया गया है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो कि नेशनल मॉनसून मिशन में किया गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग जो है वो हेल्प करती है फार्मर और फिशरमैन की, जिसके थ्रू वो करोड्स ऑफ रुपीस को सेव कर पाते हैं। यहाँ पर टोटल एनुअल इकोनॉमिक बेनिफिट जो है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में, जो कि एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग की वजह से की गई, उसको एस्टिमेट किया गया है ऑलमोस्ट 13,331 करोड़ रुपीस। ये जो फोरकास्टिंग है वो इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। अब जान लेते हैं नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में। इस मिशन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा 2012 में। इसका विजन था कि डेवलप करना स्टेट ऑफ द आर्ट डायनेमिकल प्रिडिक्शन सिस्टम को मॉनसून रेनफॉल के लिए, जो कि डिफरेंट टाइम स्केल पे होती है। ऑब्जेक्टिव क्या थी इसकी? यहाँ पर ओशन और एटमॉस्फेरिक मॉडल को बिल्ड करना इसका मकसद था, ताकि प्रिडिक्शन जो है मॉनसून रेनफॉल की उसको इम्प्रूव किया जा सके एक्सटेंडेड रेंज पे टू सीजनल टाइम स्केल। यहाँ पर 16 डेज का प्रिडिक्शन यहाँ पर एक सीज़न के लिए किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर के लिए इम्प्रूव प्रिडिक्शन है। रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के केस में शॉर्ट टू मीडियम रेंज टाइम स्केल लिया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पर अभी तक अराउंड 1000 करोड़ इस मिशन के अंदर इन्वेस्ट कर चुकी है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में। की फाइंडिंग क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनका कहना है कि जितनी भी रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट की जा रही है इस नेशनल मॉनसून मिशन के अंतर्गत, यहाँ पर कंट्री को इससे काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 50 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं तो वो 50 टाइम्स मोर बेनिफिट देंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड। इसके अलावा यहाँ पर अगर IMD की बात की जाए तो जो उनकी सबसे प्रोमिनेंट वेदर सर्विस है वो है एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विस, जो कि फार्मर को दी जाती है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है ओशन स्टेट फोरकास्ट के लिए और वार्निंग के लिए, जो भी मछुआरे अपने डे टू डे वर्क के लिए जब वो सी में जाते हैं उससे पहले। यहाँ पर 98% ऑफ फार्मर ने जो है इस सिस्टम का यूज़ करके यहाँ पर जो है मॉडिफिकेशन किया है अपनी क्रॉपिंग टेक्निक में, और किस तरह की ब्रीड का यूज़ होता है, किस तरह से अरेंज किया जाता है, स्टोर किया जाता है हार्वेस्ट को। इसके अलावा अर्ली हार्वेस्टिंग के बारे में, प्लोइंग जो होती है उसके बारे में, किस तरह से पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो और क्या फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किस तरह से यहाँ पर किए जाएँ, इरिगेशन जो है उसके शेड्यूल किस तरह से चेंज की जाए, तो इन सब चीज़ों में इनको काफ़ी मदद मिला है। इसके अलावा 94% फार्मर के सर्वे में यहाँ पे पाया गया है कि ये सिस्टम जो है इससे फार्मर जो है काफ़ी हद तक लॉसेस को एवॉइड करने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी इनकम है उसमें भी एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। 82% फिशरमैन सर्वे जो है, जिसको ओशन स्टेट फोरकास्ट एडवाइजरीज ने दिया है, जब फिशरमैन सी में जाते हैं उससे पहले। इसके अलावा 95% जो है उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जो उन्होंने इस सिस्टम के वजह से जो ट्रिप अवॉइड की है OSF एडवाइजरी के, तो यहाँ पर उनको लॉसेस को अवॉइड करने में काफ़ी मदद मिली है। इसका एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 18.25 करोड़ जो है ऑपरेशनल कॉस्ट को अवॉइड किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रिप जनरेट की है उसने,
और एडिशनल इनकम जो है वो यहाँ पर 1.92 करोड़ की जनरेट की गई है। वे अहेड क्या है इसका? यहाँ पर मिनिस्ट्री को डेवलप करनी होगी अपनी कैपेबिलिटी, ताकि मीज़र किया जा सके और फॉरकास्ट किया जा सके एयर पोल्यूशन के साथ साथ एप्लीकेशन टूल इन डाइवर्स सेक्टर, जिसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को इंक्लूड करने की बात कही गई है, ताकि एक्यूरेट और टाइमली फॉरकास्ट किया जा सके। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो इस केस में यहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। अगली न्यूज़ है एक्सपोर्ट सब्सिडी टू शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री ने यहाँ पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के अनाउंसमेंट को लेकर, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया है एक्सपोर्ट सब्सिडी एक्सटेंशन को शुगर सेशन 2020 टू 2021 के लिए। जहाँ पर इंडस्ट्री ने वार्न किया है कि इससे शुगर इंडस्ट्री सेक्टर में एक वर्टिकल कोलैप्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने के पक्ष में क्यों नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो शुगर सेशन का स्टार्ट होता है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। तो यहाँ पर इस जो इंडस्ट्री है वो अपनी बैलेंस शीट को ड्रॉ करती है, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है कि शुगर की अवेलेबिलिटी कितनी है नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर शुगर की अवेलेबिलिटी उसके जो है वो काफ़ी अगर हाई होती है तो यहाँ पर जो एक्स मील प्राइसेस होते हैं उनके कम होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है प्रेजेंट सेशन के लिए। इसके अलावा जो अपकमिंग सेशन है उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी क्राइसिस है शुगर सेक्टर में वो बढ़ सकती है। तो इस सेशन में, इस सीज़न में जो कि स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर एनुअल प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया गया है 326 लाख टन। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक्स जो है वो 107 लाख टन है इस सेशन के अंदर। इंडस्ट्री ने के सोर्सेज ने यहाँ पर एस्टिमेट किया है कि शुगर प्रोडक्शन जो है वो 20 लाख टन से लो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मिल्स जो है वो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल अवेलेबल शुगर बैलेंस होगी इस सेशन के लिए उसको एक्सपेक्ट किया गया है कि वो 413 लाख टन होगी। तो यहाँ पर अगर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको डिड्यूस कर लिया जाए 260 लाख टन, तो यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक होगी नेक्स्ट सेशन यानी कि 2021 टू 2022 के लिए उसको एस्टिमेट किया जा रहा है 155 लाख टन, जो कि यूजुअली काफ़ी हाई स्टॉक है। तो अगर इतनी हाई स्टॉक्स को अगर एक्सपोर्ट किया जाए विदाउट इंसेंटिव तो यहाँ पर एक वर्टिकल कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक की मात्रा ज़्यादा होगी और खपत कम होगी तो यहाँ पर प्राइसेस के कम होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेगी तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। सोल्यूशन क्या है इस इशू का? देखिए, एक तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोट करे एक्सपोर्ट को, एटलीस्ट 50 लाख टन यहाँ पर एक्सपोर्ट करना होगा शुगर को। शुगर मिल यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगी बोथ वाइट एंड रॉ शुगर को। अगर 50 लाख टन ऑफ शुगर को शिप किया जाए आउट ऑफ कंट्री तो जो ओपनिंग स्टॉक होगी वो 105 लाख टन होगी, क्योंकि एक्सपेक्ट किया गया था कि 155 लाख टन की प्रोडक्शन होगी। तो अगर 50 लाख इसमें से शिप आउट किया जाए कंट्री के बाहर तो यहाँ पर 150 लाख टन शुगर बचेगी, जिसको हम अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी होगी वो काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मिल जो है वो रिलक्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और करंट प्राइस है रॉ शुगर की इंटरनेशनल मार्केट में, उसके वजह से एक बड़ा गैप आ जा रहा है, जिससे प्रॉफिट कम देखने को मिल सकता है। अभी जो शुगर कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में उसको ट्रेड किया जाता है 21 टू 22 रुपीज़ पर केजी पे, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 32 रुपीज़ है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन बेच रहे हैं कम दाम पर। तो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इससे मिल्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है और इस सेक्टर का कोलैप्स होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो एक्सपोर्ट जो है वो पॉसिबल तभी हो सकेगा जब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी मिल्स को। तो इससे जो गैप है ये प्राइस डिफरेंस का, उसको भी यहाँ पर फिल किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन जो एक्सपोर्ट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, जिसकी वजह से मिल्स को नुकसान नहीं झेलना पड़ा था। बैकग्राउंड क्या है, मिल ये फेस कर रही है इस तरह के प्रॉब्लम को जब इंडियन शुगर की जो छाप है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मार्केट है बांग्लादेश, मलेशिया और श्रीलंका, इसके अलावा इंडियन मिल्स जो है वो भी अपने प्रोड्यूस को शिप कर रहा है न्यूअर कंट्रीज़ में, जैसे ईरान, चाइना, साउथ कोरिया और सोमालिया के अंदर। इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है, अगर उसको डिले किया जाएगा तो यहाँ पर जो है प्राइसेस ड्रॉप होने का चांस होगा। इसके अलावा ब्राज़ील जो कि लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, उसका फ़ायदा वो लेके जाएगा। दूसरा रीज़न है कोविड-19 लॉकडाउन, जिसमें यूरोप ब्राज़ीलियन मिल्स जो कि कंसीडर कर रहे थे कि वो 48% जो अपने केन है उसको डाइवर्ट करेंगे शुगर प्रोडक्शन के लिए, जो कि मच हायर है अर्लियर 35% से। तो यहाँ पर भी मार्केट जो है यूरोपियन मार्केट वो शुगर एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इंडिया के लिए यहाँ पर ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। अब जान लेते हैं शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए शुगर केन जो है वो नेटिव है ट्रॉपिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का। इंडिया में जो शुगर केन है इसको साल में 3 बार प्लांट किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो लोकल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के द्वारा किया जाता है। शुगर इंडस्ट्री जो है इंडिया की काफ़ी बड़ी बिजनेस है। अराउंड 525 मिल्स जो है वो मोर देन 30 मिलियन टन्स ऑफ शुगर को प्रोड्यूस करती है। अगर इस तरह से अगर इंडिया प्रोड्यूस करेगा तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कि ब्राज़ील है उसको पीछे छोड़ सकता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर के फील्ड में। इसके अलावा जो डेटा है शुगर मिल एसोसिएशन के द्वारा जो दिया गया था, उसमें कंट्री की जो शुगर मिल है वो 35.5 मिलियन टन्स ऑफ शुगर उसने प्रोड्यूस किया था 2018 से 19 के बीच में। अगली न्यूज़ है 100% मोटर व्हीकल टैक्स एग्जम्पशन के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अभी नोटिफाई किया है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 100% टैक्स एग्जम्पशन देगी। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें 50% कंसेशनल रेट दी गई थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सेस में, जिसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। की हाइलाइट्स क्या है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोनों के टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है इंसेंटिव ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट 100% जीएसटी में छूट दे रही है। इसके अलावा 50% कैपिटल सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। यहाँ पर उनका प्लान है कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क को सेटअप किया जाए इस इंसेंटिव्स के थ्रू। यहाँ पर जो पार्क है उसको सेटअप किया जाएगा 300 एकर्स ऑफ लैंड के अंदर। बैकग्राउंड जान लेते हैं। लास्ट ईयर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को, जो कि इंसेंटिव देती और सब्सिडाइज करती डिमांड साइड और सप्लाई साइड को। ये पॉलिसी जो है वो कवर करेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इकोसिस्टम को इंसेंटिव के थ्रू, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन डेवलपर को, इसके अलावा जो भी कंपोनेंट हैं जैसे बैटरी, सेल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन्स, बैटरी मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ों में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है कि वो कंट्री की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क को सेटअप करे, उसका प्रोडक्शन करे। तो यहाँ पर स्टेट का जो टारगेट है इसमें 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है सीरीज ऑफ इंसेंटिव ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके इस क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ पर इसके थ्रू बताया जा रहा है कि 1,50,000 जॉब क्रिएट की जा सकती है इस कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिकल व्हीकल इकोसिस्टम के थ्रू। स्टेट यहाँ पर 35% जो है
वो कंट्री की ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन करेगी। इसके अलावा 30% जो है वो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग होगी स्टेट के अंदर। करंटली जो है तमिलनाडु जो है वो होम है नियरली 20 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि कवर करती है ऑटो सेगमेंट को। इसके अलावा 350 ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स और ओवर 4000 स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को टीयर 4 के अंदर यहाँ पर स्टेट जो है वो इंस्टॉल करेगी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके 1.71 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अलावा 4.28 मिलियन 2 व्हीलर्स को हर साल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अब जान लेते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के बारे में। गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को, ताकि फ्यूल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके बाय प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को। इसके अलावा यहाँ पर फास्टर एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च किया गया। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी फेम ये प्रोवाइड करती है इंसेंटिव, ताकि परचेज किया जा सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। करंटली जो फेज 2 है फेम का वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।